होम्योपैथी। जय हनीमैन। हर रोज हम एक एक एपोरिज्म के ऊपर चर्चा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि मास्टर हनीमैन हमें क्या समझाना चाहते हैं और हम क्या समझ रहे हैं। तो उसी सीरीज में हमने एपोरिज्म नंबर 146 और 147 के ऊपर चर्चा की और चर्चा के दौरान ये फलितार्थ हुआ कि हम मास्टर हनीमैन हमें कहते हैं कि वैसे ही इंडिकेशन लीजिए जो इंडिकेशन हमें ड्रग प्रूविंग में मिले हैं, वैसी ही मेडिसिन दीजिए जो प्रूव हो चुकी हैं, और किसी डिसीज के लिए कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती है, उस डिसीज के उस केस के लिए वो स्पेसिफिक रेमेडी होती है। सो ये बात हमने समझी। अब आगे हम बढ़ना चाहते हैं एपोरिज्म नंबर 148 के ऊपर कि 148 के अंदर मास्टर हमें क्या कहना चाहते हैं। सो हर व्याख्यान हम किसी एक अच्छे से श्लोक के साथ शुरू करते हैं। तो कबीर साहब का एक दोहा है, कहत सुनत सब दिन गए उर्जी न सूरजे मन, कही कबीर चेत्या नहीं आजहू सो पहला दिन। अर्थात कबीर कहते हैं सुनते सुनते सब दिन बीत गए, कहते सुनते सब दिन बीत गए, पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि ये मन अभी भी होश में नहीं आता, तो आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के ही समान है। उसी तरीके से हम जब BHMS में या होम्योपैथी में एडमिशन लेते हैं, या तो सीखने के लिए गुरुकुल में आते हैं, या तो कोई व्याख्यान वीडियो देखते हैं और कहते हैं सुनते जाते हैं, परीक्षा पास किए जाते हैं, लेकिन गुरुकुल के अंदर आपको जो शिक्षा दी जा रही है, आपको जो प्रैक्टिकल टास्क दिए जा रहे हैं, आपको जो काम दिया जा रहा है, वो काम हम नहीं करते हैं। होम्योपैथी का लिटरेचर के ऊपर हम बहुत सारी फिलोसॉफियों की बात कर डालते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, ओ होम्योपैथी कैन ट्रीट द कैंसर, होम्योपैथी कैन ट्रीट ये वो फलाना ढिकना पूछना, सब कुछ बातें करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर एक केस भी लेके कफ को भी ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो हनीमैन क्या कहते हैं, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के ही समान है। भले ही हम होम्योपैथी में PhD क्यों न हो जाएं, लेकिन जब तक हम पेशेंट को बेस ऑफ द सिमिलिया के बेस के ऊपर ट्रीट नहीं करते हैं, तब तक 15 साल 20 साल 25 साल कितने भी साल हम होम्योपैथी में क्यों न बिता दें, कितना भी हम लिटरेचर क्यों ना लिख दें, कितने भी व्याख्यान क्यों ना हम कह दें, कितना भी हम क्यों ना सुन ले, लेकिन जो भी हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है, वो अगर हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया, हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो हमारा आज की अवस्था वो पहले दिन के समान ही है। क्लियर हो रहा है हनीमैन हमें क्या समझाना चाहते हैं? कबीर साहब हमें कहते हैं कि अगर आपको होम्योपैथी करना है, अगर आपको पढ़ना है, तो उसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितनी दवाइयां जानते हैं उतनी दवाइयों के बेस के ऊपर, लेकिन क्या करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्लियर? समझ आया क्यों एक एक दोहा या एक एक श्लोक हम यहां पे रख रहे हैं? क्योंकि दोनों फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हैं। ये फिलोसॉफी का बैकग्राउंड बांधने के लिए है। इसमें कहीं एक बात जाती है, लेकिन वो हर जगह लागू होती है, हर बंदे को लागू होती है, हमें भी लागू होती है कि इतने सारे 200-300 व्याख्यान ले लेते हैं, लेकिन अगर पेशेंट नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आज भी हम उसी जगह खड़े हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सो इसमें हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का महत्व समझाया गया है कि सिर्फ व्याख्यान सुनना या मेडिसिन के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, या मुझे तो इतनी मेडिसिन का ज्ञान है, कौन सी मेडिसिन कौन से किंगडम में से आती है, उसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, उसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या है, ये सब मुझे मालूम है। वो मालूम होने से कुछ नहीं होता है। वो सब के करने के बाद कितने लोगों को हम ठीक कर पाए, कितने लोगों को सिमिलिमम प्रिस्क्राइब कर पाए? 0। तो उस सब का कोई मोल नहीं है। आज भी हम उसी अवस्था के अंदर हैं। क्लियर? एपोरिज्म नंबर 148, मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द क्योर, माने कि होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद क्योर कैसे होता है, और वो क्योर कैसा होता है? एपोरिज्म नंबर 2 कैसा होता है क्योर? एपोरिज्म नंबर 2 के अंदर हमें क्योर की कौन सी परिभाषा सिखाई गई है? रैपिड, जेंटल
एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। कैसा? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। अ मेडिसिन सिलेक्टेड इन दिस मैनर। कौन सी मैनर भाई? यहां पे किस मैनर की बात कर रहे हैं हनीमैन? आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। तो किस मैनर की बात करते हैं हनीमैन? एपोरिज्म 146 147 के दौरान उन्होंने जिस मैनर की बात की उसी मैनर की बात करते हैं कि हमें लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर काम करना है, इतनी मेडिसिन सोचनी है जो फुल्ली प्रूव्ड हैं, और वैसे ही इंडिकेशन लेने हैं कि जो इंडिकेशन प्रूविंग के दौरान मिले हैं, उस मैनर की बात कर रहे हैं हनीमैन। क्लियर हो रहा है? सिर्फ रोग का नाम देख के दवाई सिलेक्ट करे हुए मैनर की बात नहीं है। अनप्रूव्ड इंडिकेशन लेके सिलेक्ट की हुई दवाई की, या तो ऐसी दवाई जो प्रूव ही नहीं हुई है, उस दवाई के सिलेक्शन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हनीमैन। हनीमैन बात कर रहे हैं ऐसी दवाइयों की जो फुल प्रूव हो चुकी हैं, और उस दवाइयों में से उतने ही इंडिकेशन जो ड्रग प्रूविंग के दौरान मिले हैं। क्लियर? अ मेडिसिन सिलेक्टेड इन दिस मैनर which has the power and the tendency to produce symptom the most similar possible to the disease to be cured। उस व्यक्ति के अंदर जो डिसीज है जिसको हमें क्योर करना है, वो हमें कहां से मालूम होगा कि कौन सा डिसीज हमें क्योर करना है? केस रिसीविंग के दौरान। कॉन्सिक्वेंटली अ सिमिलर आर्टिफिशियल डिसीज given in a suitable dose affect in its dynamic action on the morbidly deranged vital force of the individual। यहां पे क्या कहते हैं कि हम जो दवाई देंगे वो दवाई जो सिमिलिया के बेस के ऊपर सिलेक्ट की हुई है, और जिस दवाई का डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर मतलब कि पैथोजेनेटिक पावर हमें मालूम है, वैसी ही दवाई कि जो डिसीज हमें क्योर करना है उस डिसीज के जैसे ही सिम्टम प्रोड्यूस करती है, मतलब कि वो दवाई आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करती है। गिवन इन द सुटेबल डोज अफेक्ट इट इन इट्स अ डायनामिक एक्शन ऑन द मॉर्बिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स ऑफ द इंडिविजुअल। यहां पे हमें क्या बात करें? हनीमैन ने हमें पहले ही समझाया कि डिसीज कैसा है, मटेरियल है ना। कैसा है डिसीज? मटेरियल की डायनेमिक। वॉइस इज क्लियर और नॉट? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, आपका मैडम पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनेट का। सो हनीमैन हमें क्या बताते हैं कि डिसीज कैसा है? डायनामिक है ना, मटेरियल नहीं है। वाइटल फोर्स भी कैसा है? डायनामिक है। दवाई भी कैसी है? डायनामिक है। तो उनकी एक्शन कैसी होगी? डायनामिक ही होगी ना। सो वो दवाई डायनामिक एक्शन करती है किसके ऊपर? मॉर्बिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स ऑफ द इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल के मॉर्बिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स के ऊपर इफेक्ट करेंगी। और कौन सी दवाई होगी वो? स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दैट डिसीज। मालूम चल रहा है? स्पेसिफिक मेडिसिन why the medium of action example nerves are the material। उसका जवाब वाइटल फोर्स के एपोरिज्म्स के अंदर दिया गया है कि नर्व्स का मतलब चैनल होता है। नर्व्स का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह को एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करे। सो हमारे अंदर जो नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर्स, हमारे अंदर जो नर्व फाइबर्स होती हैं, वो नर्व फाइबर हमारे सेंसेशन को, या तो सेंसरी नर्व होती है तो सेंसेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है,
अगर मोटर नर्व्स हैं तो हमारे जो मोटर इंडिकेशन है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, इसीलिए उनको नर्व कहा जाता है। हनीमैन ने जिस नर्व्स की बात की है उनको हमारे योग शास्त्र के अंदर नाड़ी कहा जाता है। मतलब कि ऐसी चैनल्स जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती हो, ऐसी चैनल जिसके अंदर एनर्जी बहती हो। ईडा, पिंगड़ा, सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ियां हैं और उसकी ब्रांचिस और उसकी सब ब्रांचिस होते हुए पूरे शरीर के अंदर कुछ 72,000 नाड़ियां हैं। तो हनीमैन जिन नाड़ियों की, जिन नर्व्स की बात करते हैं वो मीडियम ऑफ एक्शन मटेरियल नर्व की बात नहीं कर रहे हैं। हनीमैन इस एनर्जी फॉर्म ऑफ नर्व की बात कर रहे हैं। क्लियर? वाइटल फोर्स के व्याख्यान के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यह समझाया हुआ है। सो डायनेमिक एक्शन डिरेंज्ड वाइटल फोर्स के ऊपर होता है और वो वाइटल फोर्स इंडिविजुअल है तो उसके लिए दवाई भी कैसी होनी चाहिए? इंडिविजुअल। Those very parts and point in the organism now suffering from the natural disease and produce in them its own artificial disease, which on account of its great similarity and prepounding strength occupied precisely the seat hitherto occupied by the natural morbific derangement, so that the instinctive automatic vital force is from that time toward no longer affected by the natural disease but solely by the stronger similar medicinal disease, which in its turn an account of the small doses of the remedy being like every moderate medicinal disease overcome by the increased energy of the vital force soon spontaneously disappears, leaving the body free from all the disease, that is to say healthy and permanently cured। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है जो, या तो जो डिरेंज्ड वाइटल फोर्स है वो अगर रावण स्वरूप है तो उसके सामने मेडिसिन कैसी चाहिए? राम स्वरूप। क्लियर? अगर जो डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है वो कंस स्वरूप है तो मेडिसिन कैसी चाहिए? कृष्ण स्वरूप। क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है? तो रिप्लाई कीजिएगा। क्लियर हो रहा है? यहां पे क्या बात करें कि हमें जिस प्रकार का रोग है उसी प्रकार की, उसके जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक वाली दवाई चाहिए। जिस दवाई ने ड्रग प्रूविंग के दौरान जैसे सिम्टम पैदा किए हों वो दवाई उस तरीके के सिम्टम मिले हों तब एप्रोप्रिएट डोज के अंदर देते हैं। तो क्या होता है कि पहले वाइटल फोर्स यानी कि जीवन शक्ति वो नेचुरल डिसीज से ग्रस्त होती है और जब हम उसके अंदर आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करते हैं दवाई के दौरान तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एपोरिज्म नंबर 26 नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, व्हेन टू a weaker dynamic affection is permanently removed by stronger one। मालूम चल रहा है? So natural disease is permanently removed by stronger one artificial disease। और उसके बाद हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ मिनिमम। आर्टिफिशियल जैसे ही हमें देखने को मिलता है कि आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस हो गया और क्योर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हम दवाई का डोज कट कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल डिसीज अपने आप क्षीण होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा और जीवन शक्ति मजबूत हो जाएगी, मजबूत होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। और फिर क्या होगा कि जो वाइटल फोर्स नेचुरल डिसीज से डिसीज्ड था वो अब आर्टिफिशियल डिसीज से डिसीज्ड हुआ और धीरे धीरे आर्टिफिशियल डिसीज चला गया। तो नेचुरल डिसीज तो पहले ही एपोरिज्म 26 के मुताबिक चला गया था और अब आर्टिफिशियल डिसीज भी चला गया। तो अब क्या बचेगा?
यस, हेल्दी वाइटल फोर्स, हेल्दी एंड परमानेंटली क्योर्ड। मालूम चल रहा है? लंका के अंदर रावण भी थे, विभीषण भी थे। विभीषण थे, वो रावण के द्वारा ग्रसित हो गए। तो फिर क्या हुआ? भगवान रामचंद्र आए, उन्होंने क्या किया? रावण को वहां से हटा दिया और लंका का राजा विभीषण महाराज को बना दिया। और फिर उन्होंने क्या किया? वो वहां से चले गए। तो अब वो विभीषण ने क्या किया? लंका को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया, हेल्दी एंड परमानेंटली क्योर्ड। उसी तरीके से पांडव और कौरव थे, तो पांडव वाइटल फोर्स थे और कौरव डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट थे। सो डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट ने वाइटल फोर्स को ग्रसित कर लिया और इंद्रप्रस्थ बीमार हो गया। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने क्या किया? अविकर डायनेमिक अफेक्शन कौरव इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। और वाइटल फोर्स को वहां क्योर करके भगवान श्री कृष्ण वापिस अपनी द्वारिका नगरी लौट गए। क्लियर हो रहा है? भगवान क्या कहते हैं गीता में? हे अर्जुन, जब जब धर्म का नाश होगा और जब जब अधर्म बढ़ जाएगा, तब तब मैं स्वयं इस धरती के ऊपर अवतरित होऊंगा। इसका मतलब क्या है? जब जब वाइटल फोर्स डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट के द्वारा ग्रसित हो जाएगा और सिम्टम्स पैदा करेगा, उसी दौरान मैं उस वाइटल फोर्स को क्योर करने के लिए, उस डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट को परमानेंटली रिमूव करने के लिए वहां पे आऊंगा। और आप अवतारों की कथा देखिए, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार। तो जिस जिस प्रकार के रोग के सिम्टम थे, तब तक भगवान ने उस प्रकार के सिम्टम को क्योर करने के स्वरूप में अवतार धारण किया है। समझ आ रही है बात? समझ ना आए तो पूछिए, ये फिलॉसफी है। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं है कि भगवान हर बार एक ही कैरेक्टरिस्टिक के साथ अवतार धारण करते हैं। नहीं, जब जब जिस जिस प्रकार की विपत्तियां थी, जैसे जैसे डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट थे जो इस पृथ्वी को डिसीज दे रहे थे, तब तब भगवान ने उनके सिमिलर ही उस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अवतार धारण किया। रावण थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे, जिनका युद्ध भी नीतियों के तहत होता था, जो शाम को युद्ध विराम कर देते थे। तो उनके सामने जो भगवान ने अवतार लिया रामचंद्र, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना। मालूम चल रहा है? फिर जो कौरव आए तो उन्होंने साथ मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। उस टाइम के जो असुर थे तो वो सब छल कपट करने में माहिर थे, तो उनके सामने भगवान ने जो अवतार लिया कृष्ण स्वरूप में, वो पूर्ण पुरुषोत्तम थे। क्लियर हो रहा है? जब हिंसा बहुत बढ़ गई भारत भूमि के अंदर, यज्ञों के अंदर हिंसा होने लगी, हिंसा का प्राधान्य बढ़ गया, तब तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी का अवतरण हुआ, जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। क्लियर हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है? तो उसी तरीके से जिस प्रकार का रोग है, वो रोग जैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, उस रोग के को उसी प्रकार के जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रही हो हेल्दी ह्यूमन के बीन, वैसी दवाई देनी है। वो दवाई जैसे ही प्रॉपर डोज के अंदर जाएगी तो उसका डायनेमिक एक्शन ऑन द वाइटल फोर्स स्टार्ट होगा और अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली रिमूव बाय द स्ट्रॉन्गर वन। वहां पे नेचुरल डिसीज चला जाएगा, सिर्फ आर्टिफिशियल डिसीज रहेगा, और वो आर्टिफिशियल डिसीज भी हम उसका डोज कट डाउन करेंगे तो क्षीण होता जाएगा। और वाइटल फोर्स जब जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ जाएगा और धर्म का नाश होगा, तब तब मैं अधर्म का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए, हे अर्जुन, मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा। और अवतार धारण करने के बाद क्या करेंगे?
दुर्जनों का विनाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, और धर्म की स्थापना हो जाएगी मतलब क्या होगा? धर्म मतलब क्या है इस बॉडी के लिए? हेल्दी स्टेट ना, वो धर्म है। हम जो सुबह को नित्य कर्म करने जाते हैं वो क्या करते हैं? उसको नित्य कर्म ही कहते हैं ना, शारीरिक धर्म कहते हैं उनको। तो यही धर्म है। तो जब जब बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट के द्वारा ग्रस्त हो जाता है और वो कुछ साइन एंड सिम्टम भेजता है, उसी साइन एंड सिम्टम के अनुसार मैं सिमिलर मेडिसिन बन के अवतार धारण करता हूं और उस व्यक्ति के अंदर जाके उस डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट को भगा दे के वहां पे हेल्थ की स्थापना करता हूं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे शास्त्रों के अंदर इसी को कहा गया है। क्लियर हो रहा है बात? जो शरीर के लिए ट्रुथ है वही चीज पूरे ब्रह्मांड के लिए भी ट्रुथ है। क्लियर? इसके हाउ होम्योपैथिक टेक्स क्योर प्लेस, या तो मोडस ऑपरेंडी ऑफ द क्योर, होम्योपैथिक दवाइयां क्योर कैसे करती हैं, तो उसका जवाब हमें हमारे एपोरिज्म नंबर 148 के अंदर मिलता है, जिसका बहुत अच्छा कोरिलेशन भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोक के साथ भी हो सकता है। इसके अंदर किसी को कुछ न समझ आया हो तो पूछें। एपोरिज्म नंबर 26 नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, एपोरिज्म नंबर 27, 28 हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन टेक प्लेस एंड 19 also mention about। एपोरिज्म नंबर 26, 27, 28, 29 के अंदर इसी चीज को हनीमैन ने बताया था जो यहाँ पे रिपीट हुई है। सो होप आप सबको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। थैंक यू। जय होम्योपैथी, जय